साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कृष्णा 9155 यूट्यूब चैनल पर। और साथियों इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली सहायक कुल सचिव परीक्षा 2022 के अंतर्गत 9वीं यूनिट के पार्ट बी के 9वीं यूनिट के जो मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा और नियामक आयोग है उसके अंतर्गत हम मध्य प्रदेश प्राइवेट यूनिवर्सिटी रेगुलेटरी कमीशन यानी कि मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, ठीक है, इसके अंतर्गत कुछ सवालों का अभ्यास करेंगे और इसके ऊपर कुछ जानकारी या इसे हम संक्षेप में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो इसे शुरू करेंगे। देखिए साथियों, मध्य प्रदेश में निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के संबंध में राज्य की सरकार ने एक अधिनियम बनाया था जिसे हम मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम कहते हैं। 2007 में यह अधिनियम बनाया गया था। ठीक है, तो उस अधिनियम में निजी विश्वविद्यालयों के संचालन के लिए प्रॉपर मतलब पूरी अच्छे तरीके से संचालन हो, इसके लिए सरकार ने, मध्य प्रदेश की सरकार ने एक नियामक आयोग का गठन किया था, रेगुलेटरी कमीशन का। ठीक है, तो इस संबंध में प्रावधान मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम के अंतर्गत दिए गए हैं। ठीक है, तो हम इस वीडियो में नियामक आयोग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सिलेबस में यही है। देखिए, नियामक आयोग के बारे में बात करें तो राज्य सरकार, ठीक है, यानी कि मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा एक नियामक आयोग की स्थापना राज्य स्तर पर एक नियामक तंत्र प्रदान करने और राज्य सरकार और केंद्रीय नियामक निकायों के बीच एक इंटरफेस के रूप में काम करने के उद्देश्य से शिक्षण के उचित मानकों को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की जाएगी। ठीक है, इसके बाद नियामक आयोग, देखिए नियामक आयोग कुलाध्यक्ष के सामान्य नियंत्रण में कार्य करेगा। ठीक है, जो रेगुलेटरी कमीशन बनाया जाएगा वो कुलाध्यक्ष के सामान्य नियंत्रण में काम करेगा। कुलाध्यक्ष कौन होंगे? ठीक है, देखिए मध्य प्रदेश शासन में यानी एमपी यानी मध्य प्रदेश राज्य के राज्यपाल, ये इस मतलब यहाँ पर क्या होंगे? कुलाध्यक्ष होंगे। ठीक है, निजी विश्वविद्यालयों के सभी के कुलाध्यक्ष कौन होंगे? मध्य प्रदेश के राज्यपाल। नियामक आयोग में एक अध्यक्ष, देखिए इसकी संरचना की बात करें तो एक अध्यक्ष और दो पूर्णकालिक सदस्य होंगे। ठीक है, जिनमें से एक सदस्य एकेडमिक और दूसरा सदस्य प्रशासन के रूप में होगा। ठीक है, और दो से अधिक अंशकालिक सदस्य नहीं होंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ हम देख रहे हैं कि जो सदस्यों की संख्या होगी वो 5 होगी। ठीक है, यानी कि एक अध्यक्ष, दो पूर्णकालिक सदस्य और दो अंशकालिक सदस्य। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। नियामक आयोग में पूर्णकालिक या अंशकालिक सचिव होगा। ठीक है, अध्यक्ष की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा अनुशंसित एक पैनल में कुलाध्यक्ष द्वारा की जाएगी। यानी कि इस आयोग के अध्यक्ष जो होंगे, ठीक है, जिसमें प्रख्यात शिक्षाविद होंगे जिन्हें उच्च शिक्षा संस्थानों के कामकाज की पूरी जानकारी होगी। ठीक है, देखिए यहां बात कर रहे हैं कि शिक्षा, वित्त, कानून, प्रशासन और प्रबंधन के क्षेत्र में प्रतिष्ठित व्यक्तियों से मिलकर राज्य सरकार द्वारा अनुशंसित पैनल में से सचिव, विरोधी सदस्य की नियुक्ति कुलाध्यक्ष द्वारा की जाएगी। ठीक है, इसके बाद देखिए अध्यक्ष और सदस्यों को इस अधिनियम के तहत स्थापित किसी भी निजी विश्वविद्यालय से किसी भी तरह से नहीं जोड़ा जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। नियामक आयोग के अध्यक्ष और सदस्य अपने पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए जब तक वह 75 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेते, यानी कि 75 साल या 5 वर्ष, ठीक है, जो भी पहले हो, तक पद धारण करेगा और वह 75 वर्ष की ऊपरी आयु सीमा के अधीन
पूर्वोक्त वर्षों की दूसरी अवधि के लिए विचार किए जाने के पात्र होंगे। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। बशर्ते कि उक्त 5 वर्ष की अवधि की समाप्ति के बावजूद वह तब तक पद पर बने रहेंगे जब तक कि उसके उत्तराधिकारी की नियुक्ति नहीं हो जाती और वह अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता, लेकिन ऐसी अवधि 6 महीने से ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, बशर्ते यह भी कि कार्यकाल की समाप्ति के बाद नियामक आयोग के अध्यक्ष और सदस्य को किसी भी रूप में, किसी भी नाम से किसी भी आर्थिक लाभ को स्वीकार करने और इसके तहत स्थापित किसी भी निजी विश्वविद्यालय में किसी भी असाइनमेंट या रोजगार को स्वीकार करने से प्रतिबंधित किया जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। अध्यक्ष और सदस्यों की सेवाओं के अन्य नियम और शर्तें, नियामक आयोग के आदेशों और निर्णयों के प्रमाणीकरण का तरीका और नियामक आयोग द्वारा जारी दस्तावेज, नियामक आयोग की बैठक की प्रक्रिया, भर्ती और सेवा की शर्तें, नियामक आयोग का स्टॉल, ठीक है, विशेष उद्देश्य के लिए नियामक आयोग के साथ व्यक्तियों का अस्थायी जुड़ाव, नियामक आयोग की निधि, उसका बजट, वार्षिक रिपोर्ट, लेखा परीक्षा और ऐसे अन्य मामले जो नियामक आयोग के समुचित कार्य के लिए आवश्यक हो सकते हैं, इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों में प्रावधान किया गया है। ठीक है, नियामक आयोग के लिए जो भी चीज़ें हैं वैसे भी राज्य सरकार तय करेगी। ठीक, अब हम बात करेंगे नियामक आयोग का कर्तव्य। ठीक है, देखिए सामान्य कर्तव्य क्या होगा। देखिए, आयोग निजी विश्वविद्यालय में शिक्षण, परीक्षा और अनुसंधान के मानकों के निर्धारण और रखरखाव के लिए सभी ऐसे कदम उठाएगा, ठीक है, जो जरूरी है। इसके बाद है, कुछ समय के लिए लागू किसी अन्य कानून में निहित होने के बावजूद यह सुनिश्चित करने के लिए कि निजी विश्वविद्यालय केवल ऐसे लीज और अन्य शुल्क एकत्र करते हैं जो उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली शिक्षा की लागत को कवर करते हैं और उन्हें बनाए रखने के लिए सक्षम करने के लिए उचित अधिशेष भी देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़। इसके बाद देखिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि निजी विश्वविद्यालय के शिक्षकों के पास विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अन्य नियामक निकायों द्वारा निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएं हैं। ठीक है, जो फैकल्टी हैं, जो टीचर्स हैं, वो कैसे हैं, मतलब पीएचडी हैं या फिर कैसे हैं, जो भी नियम तय किए गए हैं उसके आधार पर। यह सुनिश्चित करने के लिए कि निजी विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अन्य संबंधित वैधानिक निकायों द्वारा निर्धारित विधियों, अध्यादेशों और मानदंडों या दिशा निर्देशों के अनुरूप नियुक्त किया गया है। ठीक है, इसके बाद कह रहे हैं कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि निजी विश्वविद्यालय में नामांकित छात्रों का शोषण नहीं किया जाता है और उनसे अनुचित या अत्यधिक फीस, है ना, लिए जाने के लिए कोई अनैतिक साधन नहीं अपनाया जाता है। ये कह रहा है कि निजी विश्वविद्यालय के परिसमापन से संबंधित और उनके अनुसरण में पाठ्यक्रम पूरा करने, ठीक है, परीक्षाओं के संचालन, डिग्री प्रदान करने आदि की व्यवस्था सहित किसी अन्य राज्य विश्वविद्यालय को नौकरी इस तरह से सौंपकर कार्रवाई करना कि उसके हित में छात्रों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े और निजी विश्वविद्यालय के परिसमापन की प्रक्रिया के साथ साथ छात्रों के लिए इन व्यवस्थाओं के लिए किए गए खर्च की भरपाई, ठीक है, विश्वविद्यालय में जमा धन से की जाएगी। बंदोबस्ती निधि और सामान्य निधि की बात करेंगे अब। तो देखिए, राज्य सरकार नियामक आयोग को नीति संबंधी मामलों पर निर्देश जारी कर सकती है जो बाध्यकारी होगा। ठीक है, देखिए जो बंदोबस्त निधि और उसके बारे में हम बात करेंगे जब हम मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम को पढ़ेंगे। ठीक, अगले या किसी वीडियो में हम मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम को संक्षेप में पढ़ेंगे। ठीक है, ये एक्चुअली हमने पढ़ा है मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय के लिए जो नियामक आयोग है उस संबंध में हमने थोड़ा सा संक्षेप में अध्ययन किया है। ठीक है, अब हम इस विषय में थोड़ा सवाल करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए साथियों, हमने पढ़ा था मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम स्थापना एवं संचालन अधिनियम कब पारित हुआ, तो मैंने बताया था 2007 में यह अधिनियम पारित हुआ था। ठीक, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम
ठीक है, कौन से नंबर का एक्ट है? देखिए, तो हाँ, प्रश्न क्या था हमने पढ़ा कि मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम कौन से नंबर का एक्ट है? 2007 में ये एक्ट पारित हुआ, तो 2007 में कौन से नंबर पर? ठीक है, 2007 में 17वें नंबर का एक्ट था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ थोड़ा जान लेना ये जरूरी है कि 24 मई, ठीक है, 24 मई 2007 को मध्य प्रदेश के राज्यपाल से इस मामले में अनुमति प्राप्त हुई और ठीक है 25 मई को यह प्रकाशित हुआ। ठीक, तो कौन से नंबर का एक्ट है? 17 नंबर का एक्ट है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन ये है, मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2007 में कितने अध्याय और धाराएं हैं? ठीक है, कितने अध्याय और धाराएं हैं? देखिए, अध्याय 6 हैं और 43 धाराएं हैं। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालयों के लिए एक नियामक आयोग की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा की जाएगी? राज्यपाल महोदय, राज्य सरकार या केंद्र सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान? देखिए, हमने अभी अभी पढ़ा कि मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालयों के लिए एक नियामक आयोग की स्थापना राज्य सरकार करती है। ठीक है, मध्य प्रदेश की सरकार। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय से संबंधित नियामक आयोग पर सामान्य नियंत्रण किसका है? हमने पढ़ा था कुलाध्यक्ष महोदय का। ठीक है, कुलाध्यक्ष महोदय के सामान्य नियंत्रण में नियामक आयोग काम करेगा। ठीक है, और कुलाध्यक्ष कौन होते हैं? मध्य प्रदेश के राज्यपाल। ठीक, ये आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम के अनुसार नियामक आयोग को परिभाषित किया गया है। देखिए, तो ये परिभाषित किया गया अध्याय 1 में धारा 2 की उपधारा यू के अंतर्गत। ठीक है, ठीक है, और मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम में नियामक आयोग के संबंध में जो प्रावधान है, ठीक है, नियामक आयोग कौन से नंबर में है? 36 नंबर में है। धारा नंबर 36 में इस संबंध में प्रावधान किया गया है। ठीक है, इस अधिनियम की। आगे देखिए, मध्य प्रदेश में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना के उद्देश्य नहीं है। अच्छा, उच्च शिक्षा में निर्देश, शिक्षण और प्रशिक्षण प्रदान करना। ठीक है, बौद्धिक क्षमताओं के उच्च स्तर को बढ़ावा देने के लिए। बिल्कुल ठीक। शिक्षा संबंधी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए। नहीं, शिक्षा कोई व्यापार नहीं है। शिक्षा और अनुसंधान करना और सतत कार्यक्रम प्रदान करना। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, शिक्षा संबंधी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए ये उद्देश्य नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। देखिए, देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश में निजी विश्वविद्यालयों का पहला कानून, ठीक है, शासी निकाय द्वारा बनाया जाएगा और अनुमोदन के लिए निम्न में से किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा? तो ये नियामक आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और नियामक आयोग जो है वो 2 महीने में, ठीक है, 2 माह के अंतर्गत 2 माह के अंदर उसको अनुमोदन प्रदान करेगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। निजी विश्वविद्यालयों द्वारा बनाए गए नियमों के संबंध में शासी निकाय द्वारा सुझाए गए संशोधनों के संदर्भ में क्या सत्य है? यानी निजी विश्वविद्यालय कुछ नियम बनाएंगे, उस संबंध में उस विश्वविद्यालय की शासी निकाय, ठीक है, उसमें कुछ संशोधन अगर सुझाती है, एडवाइज करती है कि रिकमेंड करती है कि संशोधन होने चाहिए, तो उस संदर्भ में क्या सत्य है? देखिए, नियामक आयोग शासी निकाय द्वारा दिए गए सुझावों पर विचार नहीं करेगा। नियामक आयोग द्वारा सभी नियम सुझावों को अंतिम रूप से अनुमोदित करने के बाद ही परिनियम लागू होंगे। नियामक आयोग द्वारा बनाए गए कानून ही लागू होंगे या फिर नियम कानून यूजीसी द्वारा बनाए जाएंगे और वही लागू होंगे। देखिए, यहाँ क्या है कि नियामक आयोग द्वारा सभी नियमों सुझावों को अंतिम रूप से अनुमोदित किया जाएगा और उसके बाद ही ये परिनियम लागू होंगे। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निजी विश्वविद्यालयों के प्रथम अध्यादेश संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा बनाए जाते हैं, जिसका अनुमोदन निम्न में से कौन करता है? ठीक है, देखिए, जो कुलपति महोदय अध्यादेश बनाते हैं, जारी करते हैं, तो वो, ठीक है, अनुमोदन कौन करेगा उसका? तो उसका अनुमोदन नियामक आयोग करेगा। ठीक है,
रेगुलेटरी कमीशन, जो मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय रेगुलेटरी कमीशन है उसकी बात कर रहे हैं हम। ठीक है, चलिए आगे देखिए। हाँ जी, नियामक आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल, जिसके बारे में हमने बात की थी, कितना निश्चित किया गया है, ये बात कर रहे थे। तो ये 5 वर्ष 75 वर्ष का मामला था, जो भी पहले होगा वो। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। देखिए कह रहे हैं निजी विश्वविद्यालय में वित्तीय कुप्रबंधन की स्थिति हो अगर, ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट गड़बड़ा गया हो, तो उस संबंध में, उस स्थिति में कारण बताओ नोटिस कौन जारी करेगा, यहाँ ये मामला है। देखिए कह रहे हैं राज्य सरकार करेगी, नियामक आयोग करेगा, उपरोक्त दोनों में से कोई भी कर देगा या फिर इनमें से कोई नहीं करेगा। तो देखिए मामला ये है कि जो अगर वित्तीय कुप्रबंधन की स्थिति समझ में आती है तो इस संबंध में नियामक आयोग क्या करेगा, एक रिपोर्ट देगा। ठीक है, इसकी रिपोर्ट पर राज्य सरकार क्या करेगी, नोटिस जारी करेगी। ठीक है, राज्य सरकार ही नोटिस जारी करेगी, ये राज्य सरकार की विशेष शक्ति है इस संबंध में। रिपोर्ट कौन देगा, नियामक आयोग, और कारण बताओ नोटिस कौन जारी करेगा, राज्य सरकार। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर इस सवाल के लिए, राज्य सरकार। ठीक है, देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, ठीक है, रेगुलेटरी कमीशन से संबंधित हमने कुछ प्रश्न किए और उसके बारे में कुछ समझा। तो यदि आपको, देखिए यह वीडियो अगर आपकी परीक्षा की दृष्टि से आपको हेल्पफुल लगता है तो इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।